नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ होगा आपका, उसको लेकर इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का पहला वीडियो होगा। ये यूपीएससी पीवाईक्यू जो है इकोनॉमिक्स का, वो सबसे बेस्ट सोर्स है आपके लिए कि 69 में जिस प्रकार के सवाल पूछे गए उस प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो यूपीएससी पीवाईक्यू से। इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो जो बेसिक टॉपिक है जैसे बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी जीएनपी, ये सब तो नेशनल इनकम में ही आ जाता है। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना हो गया और आज़ाद भारत का इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है आज़ादी के पश्चात वाला, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ये स्टैटिक का टॉपिक हो गया। स्टैटिक में बहुत कम टॉपिक हैं गुरु, बहुत कम, मतलब कि 7 से 8 ही टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स में। पूरे इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। बाकी इसका सबसे बड़ा सेक्शन जो आता है, अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 7 सवाल करंट अफेयर से पूछा जाता है। करंट अफेयर में बजट और सर्वे दोनों, राज्य और देश का, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। दूसरा हो गया योजना। बस इन्हीं 2 चीज़ों से सवाल आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। योजनाएं जितनी हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और बजट और सर्वे जो है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और बाकी जो स्टैटिक टॉपिक मैंने आपको बताया है उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू जितने भी आए हैं वो सब भी इन्हीं टॉपिक से हैं लगभग में, उन सभी को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। एक चीज़ और मैं गुरु ज्ञान दे देता हूँ, क्या है वो, ज्यों-ज्यों एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ भूल गया हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस तरह की फीलिंग्स आती है जो जेन्युइन है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपको आएगा ही। इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, ये सभी के अंदर होता है। कॉन्फिडेंस बना कर रखना होता है। अंतिम 1 महीनों में ये चीज़ आएगा ही आएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, या ये सेक्शन मेरा छूट गया है, वो नहीं पढ़ा है, या भूल रहा हूँ। इसको लेकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्थिर मन के साथ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। एग्ज़ाम में या आपके सामने जब एमसीक्यू आएगा तो भले वो टॉपिक आपने 1 महीना पहले पढ़ा था, लेकिन आपको याद आ जाएगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बशर्ते कि आप उसका पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, तभी जाके ये चीज़ हो पाता है। देखिए, आज का जो वीडियो शुरू करूंगा मैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स के जितने बड़े बड़े एमसीक्यू होंगे उनको सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक भी देखेंगे, कुछ फैक्ट को भी याद करेंगे। शब्दावली कठिन होगा। शब्दावली जो सीख गए इकोनॉमिक्स में, उनका इकोनॉमिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला सवाल देखिए क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व के सख्त मुद्रा नीति। मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, को शुरू हो गया अपना वीडियो। मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, वहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है कई बार, है ना, रिटर्न आपको कम मिलता है, सख्त मुद्रा नीति हो जाती है, ब्याज दर वगैरह महंगी हो जाती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में। अगला पूछा गया है कि पूंजी पलायन, विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, जिसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाली फार्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। पूंजी का पलायन मतलब भारत के मार्केट से पैसा वापस जा रहा है, इसी को बोलते हैं पूंजी का पलायन, है ना। शब्दावली कठिन आएंगे, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। ये बोला गया है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, रुपए के पहले पैसे की वैल्यू अगर कम हो जाए तो जो हम बाहर से बोरिंग लेते हैं, बाहर से ऋण लेते हैं, तो उस ऋण में जोखिम घट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस ऋण में जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। तीसरे को अगर आप काटेंगे तो आपका आंसर निकल कर पहला और दूसरा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के सवाल में एलिमिनेशन लगाइएगा, 3 में से शायद ही आपको कभी ऐसा होगा कि 2 स्टेटमेंट आपको आता होगा, एक ही स्टेटमेंट आपको आएगा, मैक्सिमम चांस यही होता है। ये मैं उसी लिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन आ रहा है तभी आप हल करें उसको। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी। अब ये क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने आपको बताया था जैसे मूवी की रेटिंग की जाती है कि 4 स्टार मूवी है, 3 स्टार मूवी, उसी प्रकार से क्रेडिट की भी रेटिंग की जाती है कि ये देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, अच्छी है, बुरी है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो रेटिंग एजेंसी होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। आरबीआई उनको रेगुलेट करता है क्या, रेटिंग एजेंसी को, कि कौन करता है उसको, सेबी करती है क्या?
कौन रेगुलेट करता है रेटिंग एजेंसी को? कितना छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ICRA इकरा नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिकवर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपने सुना होगा कि बिहार की इकोनॉमी के बारे में ये रेटिंग मिला है, भारत की इकोनॉमी के बारे में B++ की रेटिंग मिली है, तो उसी से ये सवाल बनाया गया है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरु? इसका उत्तर हो जाएगा 2, क्योंकि पहला ही गलत है। RBI कभी भी रेटिंग एजेंसी का विनियमित नहीं करता है, बल्कि सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो शेयर मार्केट वगैरह का काम भी देखती है, उसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनिमय यानी कि रेगुलेशन किया जाता है। ये अगर स्टेटमेंट याद रहता आपको तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते। दूसरा तीसरा पर हमने ध्यान भी नहीं दिया, उतना ज़्यादा फैक्चुअल कौन पढ़ेगा। ICRA लिमिटेड पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय निवेश संस्थान, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना को लेकर इसका गठन किया गया था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल सही था। पहला स्टेटमेंट जो था वो गलत दिया हुआ था। अगला सवाल देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए यहाँ से सवाल पूछा गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये क्या है भाई? ये क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? देखिए क्या पूछा गया कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। आपके सामने ही मैं निकाल रहा हूँ, एक स्टेटमेंट में काटता हूँ, झट से इसका आंसर आ जाता है। RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। RBI का गवर्नर तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, वो खुद नहीं चेयरमैन होते हैं। पहला ही गलत हो गया। दूसरा तीसरा हम क्यों पढ़े भाई? दूसरा तीसरा हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रकार से आंसर निकलता है। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो देश के जितने बैंक हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति वगैरह को लेकर काम करता है। इसका उत्तर B हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो की उत्पत्ति भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा मई 2003 में समिति अध्यक्ष PJ नायक की सिफारिशों से हुई थी। तो PJ नायक जी जो थे उनकी समिति ने सिफारिश की थी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक एक संस्था होनी चाहिए जो क्या करे, तो बैंकों के लिए काम करे मुख्य रूप से। 2016 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए कि बैंक का निदेशक कौन हो और गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो, इसकी सिफारिश तो किसी के द्वारा की जाएगी ना। एक उन्होंने बॉडी ही बना दी जिसका नाम रखा बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब इस बॉडी के द्वारा जब सिफारिश की जाती है तो उसके आधार पर बैंकों के जो बड़े बड़े आप पद पर देखते हैं अधिकारी, उनकी नियुक्ति की जाती है। पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में BB का गठन किया। यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है, ऑटोनोमस एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर काम करता है। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष, 3 पदेन सदस्य, सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और 5 विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति द्वारा की जाती है। मैंने RBI द्वारा बोल दिया था, वो मिस्टेक था। किसके द्वारा की जाती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंक किस प्रकार से आगे बढ़ें, इसको लेकर भी काम करता है। आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा है। अगर मुझे एक स्टेटमेंट पता होगा तो मैं 2 और 3 को एलिमिनेट कर सकता हूं, झट से आंसर निकाल सकता हूं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। कन्वर्टेबल बॉन्ड इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश वाले घबराए नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है तो परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर भुगतान करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है भविष्य में किसी भी शेयर के माध्यम से आप इन बॉन्ड को या किसी भी चीज़ के माध्यम से आप इसको बदल सकते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत से संलग्नता यानी कि इंडेक्सन की मात्रा प्रदान करती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके बदले में, इक्विटी के बदले में अपना बॉन्ड बदल कर आप पैसा ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक खास चीज़ होता है। कन्वर्टेबल इनको क्या कहा है? तो कन्वर्टेबल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? कई सारे बच्चों की इसमें भी दिक्कत आ रही होगी। ये बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का शपथ पत्र जैसा होता है जिसमें लिखा होता है मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन करता हूँ, और यहाँ पर भारत का जो निशान है वो लगा रहता है, और यहाँ पर 5,000 10,000 जो भी है रुपया लिखा रहता है। आप जब बॉन्ड को खरीदेंगे तो बॉन्ड पर जो अंकित प्राइस होता है उससे कम प्राइस आपको देना पड़ता है, और इस बॉन्ड पर लिखा होता है कि जब आपको ये बॉन्ड आप भुगतान करेंगे वापसी में आपको 5,000 रुपये या 10,000 मिलेगा। जब आप खरीदेंगे तो आपको 4,000 रुपये लगेगा।
तो 1 महीने बाद या 1 साल बाद अगर 4,000 का 5,000 आपको मिल रहा है, ये छोटे स्तर में बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों होता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। कि अभी किसी आदमी को, जैसे आप हैं, आपको पैसा चाहिए, आपने बोला कि मैं ये शपथ पत्र देता हूँ, इसके बदले में आप मुझे पैसा दे दीजिए। शपथ पत्र पर लिखा हुआ है कि आप मुझे आज अगर 4,000 रुपये देते हैं तो मैं आपको भविष्य में जो ये बॉन्ड पर अंकित मूल्य है उतना आपको दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा। तो आपको अभी पैसे का काम था तो पैसा मिल गया। भविष्य में जब आपके पास पैसा आया, 6 महीने का अगर उस बॉन्ड की वैलिडिटी होगी, 1 साल की होगी, या लॉन्ग टर्म का 5 साल 10 साल का होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके पश्चात आपको उतने रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी को बॉन्ड कहा जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ये शब्दावली अगर चर्चा में रहता है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। परिवर्तनीय बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड एक निश्चित आय वाली कॉर्पोरेट ऋण सुरक्षा है जो ब्याज भुगतान प्रदान करती है, लेकिन इसे सामान्य स्टॉक या इक्विटी शेयर के पूर्व निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। कंपनियां ऋण पर कूपन दर, कम ब्याज दर तथा मंदन को कम करने के लिए परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करती हैं। कई बार वो कंपनियां जारी करती हैं। ये निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो सकते हैं क्योंकि परिवर्तनीय बॉन्ड स्टॉक की कीमत को भविष्य में पूंजी अभिमूल्यन के माध्यम से विकास क्षमता प्रदान करते हैं। कठिन कठिन शब्द लिखे हुए हैं। भविष्य में अगर इन्फ्लेशन होता है या मार्केट का प्राइस बढ़ गया तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, इक्विटी को बॉन्ड में, इसीलिए इसको कन्वर्टेबल बॉन्ड कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल एक करंट अफेयर का सवाल था, बस याद रख लीजिएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड नाम की कोई चीज़ होती है जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी से बॉन्ड में और बॉन्ड से इक्विटी में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या लाभ हैं? IIB ये चर्चा में रहता है, इसीलिए सवाल पूछा गया था UPSC PT में। सरकार ने IIB क्या होते हैं? IIB एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो इन्फ्लेशन के साथ में, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति, कठिन शब्दावली है पढ़ाने में, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स डर लगता है, हमेशा बच्चे भाग जाते हैं। इन्फ्लेशन के साथ में इस बॉन्ड का जो मूलधन होता है वो बढ़ता है और घटता है। ब्याज की राशि नहीं बढ़ेगी घटेगी। ध्यान से सुनिएगा, आपने बैंक से अगर 100 रुपये का ऋण लिया है तो आपका 100 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया। इस पर ब्याज लगता है जो आप चुकाते हैं, तो ब्याज पर मुद्रास्फीति नहीं जोड़ा जाएगा। मूलधन मुद्रास्फीति के हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये दीर्घकालिक बॉन्ड होते हैं, लॉन्ग पीरियड के होते हैं, 10 साल की अवधि हो गया, उतने अवधि के लिए होते हैं ये, इनको दीर्घकालिक बॉन्ड कहा जाता है। सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। IIB निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही, जैसे बैंक है, बैंक से आपने ऋण लिया, एक सवाल पूछा जाता है, PT एग्जामिनेशन में आएगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा समय लग रहा है, सुनिएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि जब इन्फ्लेशन आती है, जब मुद्रास्फीति आती है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो किसको लाभ होगा? ऋण देने वाले को लाभ होगा कि ऋण लेने वाले को लाभ होगा? तो जिसने ऋण लिया है ना, उसको लाभ होगा। क्यों? आपको बैंक ने दिया था 100 रुपये का ऋण, आपने 100 रुपये का ऋण लिया था बैंक से, ठीक है। अब आपको चुकाना है कितना बैंक को? मान लीजिए ब्याज सहित आपको 102 रुपया चुकाना है, लेकिन इन्फ्लेशन के समय में इस 102 का वैल्यू घटकर हो गया है 95 रुपये। आपने तो चुकाया 95 रुपये ही, क्योंकि आज के समय में उसका वैल्यूएशन कितना हो गया? 95। लेकिन बैंक को कितना लागत था भाई? तो 102 आना था, तो किसका नुकसान हो गया? तो बैंकों को। लेकिन IIB में क्या होता है कि ये जो 100 रुपया आपने मूलधन लिया था, इस पर हम इन्फ्लेशन जोड़ सकते हैं कि आपको आज के हिसाब से 102 रुपये में ब्याज सहित जोड़कर 108 चुकाना है, तो बैंकों को नुकसान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से IIB काम करता है, जिसमें निवेशक जो होते हैं उनके लिए क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निवेशक यानी कि जो ऋण दे रहा है ना। अगला है IIB पर ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होता, नहीं, कर लगाया जाता है हर चीज़ पर। तो तीसरा कथन हम लोग काटेंगे, तीसरा कथन काटेंगे, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 1997 में जारी पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड न केवल मूलधन को मुद्रास्फीति संरक्षण प्रदान किया, इसने मूलधन को मुद्रास्फीति संरक्षण प्रदान किया, ब्याज को भुगतान को इसने प्रदान नहीं किया है मुद्रास्फीति से संरक्षण। तो IIB एक टूल होता है जिसमें निवेशक यानी कि जो पैसा लगा रहा है उसको मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिल जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन से सुरक्षा मिल जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समय लूँगा आपका मैं। इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत बार शब्दावली ये आएगा। इन्फ्लेशन का तात्पर्य होता है सबसे सामान्य अर्थों में महंगाई। महंगाई 100 रुपये का आप
100 रुपये का आप 10 आम खरीद लेते थे पिछले साल, आज आप 100 रुपये लेकर जा रहे हैं तो 5 ही आम खरीद पा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। पहला तो ये हुआ होगा कि आम हद से ज़्यादा महंगे हो गए होंगे, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, पहला तो ये कारण होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो 100 रुपये था उसका वैल्यू घटकर आज के दौर में 50 रुपये के बराबर हो गया है, इसीलिए हम 5 आम खरीद पा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन। आप रोज़ सुनते होंगे कि रुपया गिरकर हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया है, 85 पहुंचने वाला है अब तो। हम यूट्यूबर को बड़ा लाभ होता है उससे, जब डॉलर का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है मुद्रे में, मतलब रुपया जब गिरता है तो बड़ा लाभ होता है, क्योंकि हमारा भुगतान डॉलर में आता है। तो इसलिए तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। जब पैसे का डिवैल्यूएशन हो जाए, पैसा की खरीदने की क्षमता कम हो जाए। पहले 100 रुपये में आप 10 आम खरीदते थे, आज आप 100 रुपये में 8 ही आम खरीद पा रहे हैं, तो 2 आम का क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। यही चीज़ होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। बड़े बड़े देखने में कठिन होते हैं, कुछ नहीं होता इनमें, जरा ध्यान से पढ़िए क्या है। भारत के संदर्भ में हाल ही में जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? ध्यान से पढ़िएगा, अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहे हैं? तो खरीद बिक्री हो रही है। यहाँ पर कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है, मतलब खरीदती है। ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं। कोई विदेशी कंपनी है जिसने किसी और कंपनी के द्वारा भारत में शेयर की खरीद बिक्री की, सबसे सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, उसी को अप्रत्यक्ष अंतरण कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है यानी कि मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है। पैसे के लेन देन में वृद्धि हो सकती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कितना छोटा सा बेसिक सा सवाल है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए पहला सवाल क्या है, पहला स्टेटमेंट, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बैंक में बढ़ा देने से मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा क्या? मार्केट में मनी बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। बैंकों में सावधिक चल निधि अनुपात से SLR वगैरह नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये मार्केट में थोड़ी ना आ रहा है, ये तो बैंक के पास में स्थित है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, बिल्कुल सही। देश की जनसंख्या में वृद्धि से कुछ नहीं होता गुरु, लोगों की बैंकिंग आदत यानी कि खरीद बिक्री की आदत। सरकार चाहती है कि लोग पैसा बैंक में सेव करके ना रखें, आप खूब खर्चा करें, खूब कार खरीदें, टीवी खरीदें, खूब खाएं पिएं, लोन लें और उसके बाद से बीमा खरीदें, यही सब सरकार चाहती, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। इसी को बोलते हैं बैंकिंग आदतों में आपकी वृद्धि हो रही है। लोगों के बैंकिंग आदतों में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ही देश में मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक वही होता है, उससे मौद्रिक आधार मुद्रा आपूर्ति के संबंधों को व्यक्त करता है और यही होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश करते हैं। डीमैट अकाउंट तो आप में से भी बहुत सारे लोग यूज करते होंगे ट्रेडिंग वगैरह के लिए, है ना। इससे बोला गया कि आप राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल आप खरीद सकते हैं क्या? बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलना, नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सरकार का बॉन्ड खरीदना, प्रतिभूति बॉन्ड खरीदने बेचने के लिए एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। यहाँ पर सरकार अपने बॉन्ड को बेचती खरीदती है RBI के द्वारा, ये पूछा जा रहा है आपसे। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। फरवरी 2021 में RBI ने खुदरा निवेशकों को RBI के साथ गिल्ट खाता खोलकर सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दे दी। खुदरा निवेशक यानी कि छोटे निवेशक अब आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सरकारी बॉन्ड खरीद बिक्री कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड लोग इसलिए खरीदते हैं, अभी मैंने आपको शपथ पत्र वगैरह समझाया था, हो सकता है आपका शपथ पत्र झूठा निकले, आप भाग जाएं डिफ़ॉल्टर बोल के, लेकिन सरकार कभी भी भागती नहीं है डिफ़ॉल्टर बोल के खुद को।
इसीलिए सरकार का जो बॉन्ड होता है उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसकी, कि रिटर्न तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, है ना। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के माध्यम सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुंच प्रदान की है, अतः कथन 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसके तहत खुदरा निवेशक जो है डायरेक्ट वो खरीद सकते हैं। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग जो है ये एक तरह का पोर्टल है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, तो सरकारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री करती है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रवर्तित किया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्यों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। यानी कि ये कह रहा है कि भारत में बैंक जो होते हैं, जितने भी बैंक वगैरह हैं, उनको अगर पैसा वगैरह लेना होता है तो आरबीआई से लेते अंतिम उधारदाता के रूप में। अंतिम उधारदाता इसीलिए आरबीआई कहा जाता है। केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई, उसके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यही पूछा गया है आपसे। शब्दावली कठिन है, सवाल बहुत आसान होते हैं कई बार। अंतिम उधारदाता के रूप में आरबीआई के पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं, यही है सवाल। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। व्यापार और उद्योग निकाय को ऋण देती है आरबीआई। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध करवाना। बैंकों के लिए निधि मतलब कि ऐसा प्रकार का निधि उपलब्ध कर, फंड उपलब्ध करवाना, सीधी सी बात है। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। बजटीय घाटा अगर ज़्यादा हो गया है तो सरकार को ये ऋण देता है कि आरबीआई, ये पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग वित्तीय प्रणाली कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के लिए मानदंड वगैरह निर्धारित करता है। पूरा बैंकिंग का माई बाप कौन है, तो आरबीआई ही है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है जो समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों से पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर करता है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि अंतिम उधारदाता, कहीं से नहीं मिला तो यहाँ से मिल जाएगा, आपको नहीं देगा, किसी भी पर्सनल व्यक्ति को नहीं देता, ये संस्थानों को ऋण देता है सामान्य तौर पर, वही बैंकों को। ओके। आरबीआई व्यापार और उद्योग निकाय को अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति की विफलता तथा सरकार को बजटीय घाटों की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है, तो कथन 1 और 3 सही नहीं है, विकल्प दूसरा यहाँ पर सही है। सरकार का बजटीय घाटा हो गया तो सरकार किसी और स्रोत से ऋण लेती है। आरबीआई से ऋण नहीं लिया जाता है सरकारों के द्वारा बजटीय घाटा को लेकर। बजटीय घाटा यानी कि सरकार का बजट था 100 रुपये का, सरकार का खर्चा 110 रुपये का। हम लोग पढ़ते हैं ना, सरकार का घाटा ही रहता है हमेशा, राजकोषीय घाटा, अलग अलग घाटा। तो ये घाटा आरबीआई से पैसा लेकर पूर्ति नहीं की जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा केवल यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है क्या? भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या? है आरबीआई एक्ट में हो सकता है ऐसा, केंद्र सरकार के एक्ट में हो सकता है, लेकिन संविधान में तो इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं है। तो इसका तो दूसरा तो सही नहीं लग रहा है। आरबीआई के गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, 1934 का एक्ट है आरबीआई अधिनियम, उससे इसको पावर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दूसरा गलत दिया हुआ है, संविधान में आरबीआई की कोई चर्चा नहीं है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। एक शब्द के कारण ये आंसर हमारा सही हो गया। पहला और तीसरा में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन दूसरा तो हमें पता होता है पॉलिटी पढ़ के कि भाई आरबीआई की चर्चा तो हमने पूरे संविधान में कहीं नहीं पढ़ी है, कहीं भी नहीं पढ़ी होगी आपने। केंद्रीय बैंक का संविधान में है कहीं चर्चा की? कहीं नहीं है। एक एक्ट है अंग्रेजी काल का, आरबीआई अधिनियम 1934, उसी के द्वारा पूरा सेंट्रल बैंक जो है काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर यानी कि जिनका नियत अवधि नहीं है, फिक्स नहीं है, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। वो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके सुरक्षा के हकदार होते हैं क्या? अनियोजित, अनियत वाले, जिनका फिक्स नहीं है टाइम पीरियड जिनका काम करने का। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार होते हैं। कार्य के समय और समय के पश्चात उनको भुगतान मिलना ही चाहिए, इसका अधिकार होता है क्या उनके पास? सरकार की अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। सरकार ने ऐसा बोला है केवल बैंक खातों के माध्यम से ही कोई उद्योग अपना भुगतान करेगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा सही है। जो फिक्स मजदूर नहीं होते हैं उनके पास में
कर्मचारी भविष्य निधि फंड जो होता है उनकी सुरक्षा नहीं होती है। बाकी कोई भी उद्योग है तो उसको अपने चेक के द्वारा या अकाउंट से ही डायरेक्ट भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि उनको भुगतान अवश्य करना है। तो ये तो भाई होगा ही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनियत मजदूर हैं ये। अनियत का मतलब फिक्स मजदूर नहीं है, उनके बारे में बातचीत यहाँ पर हो रही है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का शिकायत रहता है कि इंग्लिश में मैं नहीं करवाता हूँ। एक ही पेज पर इंग्लिश अब टाइप करवाने का समय नहीं मिल पाया इस बार। अगली बार जब मैं करवाऊँगा ना 71 बीपीएससी को लेकर, तो मैं एक क्वेश्चन टाइप करवा लूँगा, जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाता है। फिलहाल तो मैं ये बुक जो है, ये दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि IAS की PT के PYQ करके बुक आती है यूपीएससी का, उससे करवा रहा हूँ मैं। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगली बार से मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में भी आपको बताऊँ। शहरी सहकारी बैंकों के बारे में बोला गया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनके बारे में बोला गया है। बहुत ही चर्चा में रहता, आपने सुना होगा, कई बार कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में चले जाते हैं, उनमें अनियमितताएं होती हैं, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है, ज़रा वीडियो रोक कर इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण व विनियमन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित शहरी सहकारी बैंक हैं। सहकारी बैंक आपने पढ़ा होगा ना, उसी में से सवाल पूछा गया है। वे इक्विटी शेयर व अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। 1949 का विनियम अधिनियम है बैंककारी का, उसके द्वारा उनको लाया गया था। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हो सकता है तीनों के तीनों नहीं पता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार के सवालों में कभी तुक्का नहीं लगाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा नहीं किया जाता है। इनका पर्यवेक्षण व विनियम RBI के राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता है। RBI और राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जब सरकारों ने देखा कि शहरी जो सहकारी बैंक होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं आने लग गई, तो RBI को पावर ज़्यादा दे दिया गया। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में एक ट्रेंड, और ये ज्योग्राफी में भी मिलेगा आपको, पॉलिटी में भी यही ट्रेंड मिलेगा। एक स्टेटमेंट काटिए, आपको आंसर निकल कर आ रहा है। PT निकालने के लिए ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता होती है गुरु। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी। इसका दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। बैंकिंग विनियम संशोधन अधिनियम 2020 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को UCB, जिनको कहा जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, की अनुमति से इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। कथन 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता के बारे में चिंताओं ने बेहतर विनिमय की ओर बल दिया है। बड़े सहकारी बैंक जिनकी चुकता शेयर पूंजी कोष 1 लाख है, 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कार्यक्षेत्र में इनको लाया गया, और बैंकों के जैसे ही अब इनको रेगुलेट किया जाता है। विनियम का तात्पर्य ही होता है रेगुलेट करना। अगला सवाल देखिए क्या है, और ज़रा इसको हल कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होते हैं? भारत सरकार का जो बॉन्ड है, इस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये किस किस चीज़ से इस पर इम्पैक्ट पड़ता है? आपके छींकने से इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन अमेरिका की केंद्रीय बैंक अगर छींकती है तो उससे प्रभाव पड़ता है। इसी को बोलते ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जरा देखिए क्या है इसमें, कौन कौन से दिए हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसका जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो अगर कोई एक्शन लेता है ना, तो पूरे दुनिया के बैंकिंग व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डॉलर जो है ये दुनिया की करेंसी है, US डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर से बिल्कुल पड़ेगा। मुद्रास्फीति का भी बॉन्ड रिटर्न पर प्रभाव पड़ेगा। US फेडरल रिजर्व का भी कोई नीति, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और लूज मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहला ही सवाल था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ जाए घट जाए तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और RBI तो माए बाप ही है भारत में, अगर वो कोई नीति लाती है तो उसका भी भारत सरकार के बॉन्ड पर प्रभाव पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब पहले ही मैंने आपको समझाया, शपथ पत्र वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों का तीनों यहाँ पर सही है, तीनों का तीनों यहाँ पर सही है।
बॉन्ड प्रतिफल एक निवेशक उस बॉन्ड पर मिलने वाला प्रतिफल रिटर्न है। यह प्रतिफल बॉन्ड की कीमत पर निर्भर करता है, इसकी मांग से प्रभावित होता है। प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार का ऋण कार्यक्रम, वैश्विक बाजार की स्थिति और मुद्रास्फीति की दर है। तो वैश्विक बाजार की स्थिति जो है उससे ही प्रभाव पड़ता है। वैश्विक बाजार की स्थिति को यूएस फेडरल रिजर्व बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए अभी ठंड का महीना शुरू होने वाला है। अभी ठंड के अगर आप कपड़े लेने जाएंगे तो क्या होता है, शुरुआत में महंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि डिमांड उनका ज़्यादा है और अभी उनके पास में समय है बेचने का अगले 3-4 महीने। वहीं सेम कपड़ा आप कब लेने जाइए तो फरवरी एंड में लेने जाइए या फरवरी माह में, तो आपको अक्सर दिखता है विंटर के कपड़ों पर छूट मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड कम हो जाता है और उनके पास समय भी नहीं होता है बेचने का। तो डिमांड जितना ज़्यादा होगा प्राइस पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर भारतीय सरकार के बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस पर फर्क पड़ेगा, और अगर डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस पर फिर भी फर्क पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई जितना ज़्यादा होता है, जैसे अभी आप देखेंगे समर के जो कपड़े होंगे वो सेल में लगे होते हैं कि आप उनको खरीद सकते हैं, गर्मी के जो कपड़े होते हैं। तो क्यों होता है ये चीज़? तो इसी कारण से होता है। ओके, डिमांड और सप्लाई का सब खेल है, मौसम का सब खेल होता है। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और यही खासियत यूपीएससी के सवालों की कि आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। आपको आंकड़े दिख रहे हैं इसमें, लेकिन आंकड़ों का कोई मतलब है ही नहीं इसमें गुरु। सवाल क्या है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते हैं, आपका जो बैंक खाता है ना, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से आप अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए नगद राशि निकालते हैं। आप अपने बैंक जाते हैं एसबीआई और वहाँ से 1 लाख रुपए आप निकाल कर ले आते हैं। एसबीआई गए हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था में, पूरे भारत की इकोनॉमी में इस मुद्रा का जो आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया है, इससे इस इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति में, यानी कि मुद्रा की सप्लाई में, मार्केट में सप्लाई में 1 लाख रुपए की कमी आ जाएगी, सप्लाई में 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी, समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि हो जाएगी, या मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर लेकर आ गए हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए बढ़ गया है। भारत के मार्केट में, अर्थव्यवस्था मार्केट में 1 लाख रुपए भारत के मार्केट से कम हो गया है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा बढ़ गया है भारत के मार्केट में, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचने वाला सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। इसका सवाल का आंसर ये होगा, सवाल छोटा सा लेकिन बड़ा ही गहरा है। आरबीआई से जब कोई पैसा निकलकर किसी भी बैंक में आ जाता है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, किसी में भी आ गया, तो ये पैसा ऑलरेडी मार्केट में है। आप उसको निकालें या न निकालें, उससे पूरे बाजार व्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में ही है। आरबीआई से अगर 1 लाख रुपए निकालेगा कोई भी, तो उससे बाजार में 1 लाख रुपए की सप्लाई बढ़ सकता है। बाकी अगर आपने अपने बैंक से निकाला है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भारतीय बाजार में, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी बाजार में था। बैंक बाजार का ही हिस्सा होते हैं। तो मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने लगाया होगा कि 1 लाख रुपए का सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, नहीं, वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में ही था। आरबीआई से जब कोई चीज़ निकल कर एक बार बैंकों में आ गया है तो मार्केट में आ गया है। वो वहाँ से आप निकालें नहीं निकालें, वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में ही है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मार्केट मैंने आपको समझाने के लिए शब्द यूज किया है, बाकी इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात का क्या महत्व है, ये पूछा गया है आपसे। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। शब्दावली है, शब्दावली को शब्दावली से ही सॉल्व करते हैं। ब्याज प्राप्ति अनुपात फर्म के लिए, फर्म का मतलब कोई भी कंपनी, संस्थान, कुछ भी हो गया। किसी कंपनी को आपने ऋण दिया
ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, हो सकता है विजय माल्या हो वो। आप क्या करते उससे पहले कि इसका ये रेशियो निकाल कर देखते हैं कि भाई साहब ये कहीं विजय माल्या टाइप का तो नहीं है, ये हमारा पैसा वापस तो कर देगा। तो जितना अनुपात अच्छा होगा यानी कि वो आदमी उतना ही सही है, बिल्कुल सभ्य मनुष्य है, देवता आदमी है, वो पैसा वापस कर देगा, वो आपका ब्याज वापस कर देगा, उसको ऋण दे सकते हैं। ये एनपीए नहीं बन पाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ब्याज प्राप्ति अनुपात। ये एक पैरामीटर होता है जांचने का किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, कि वो कंपनी पैसा वैसा वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर छोटे 1 लाख रुपए ऋण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 10,000 करोड़ ऋण की बात हो रही है, 5,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। तो इतने बड़े बड़े अमाउंट बैंक ऐसे ही तो नहीं देंगे, कुछ तो जांच पड़ताल करेंगे ना। तो वही जांच पड़ताल को लेकर है। हालांकि सरकार का थोड़ा सा आशीर्वाद प्राप्त हो तो कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही देवता मनुष्य होगा, उतना ही देवता वाला फॉर्म होगा, मतलब अच्छा फॉर्म होगा, उसको आप ऋण दे सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इकोनॉमिक्स की शब्दावली है और कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं बड़े बड़े। पहला है कॉमर्शियल पेपर अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र होते हैं। मतलब कि अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र होता है। इसका मतलब, इसका इंग्लिश क्या बोलूँ मैं, शॉर्ट पीरियड के लिए बॉन्ड होता है एक तरह का, जिसमें वचन पत्र यानी कि लिखा होता है कि मैं आपको अदा करूँगा, इस प्रकार का ही होता है। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। ये आरबीआई देती है आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, आपने डिपॉजिट कर दिया है। शीघ्रावधि द्रव्य यानी कि कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। बैंकिंग से आपको सवाल दिख रहे हैं सारे भर के। शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड होता है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, चारों परिभाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अलग अलग प्रकार के मनी होता है, उन्हीं का परिभाषा लिखा हुआ है गुरु। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको रटना ही होता है आपको। बैंकिंग चैप्टर से सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा और चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों में वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर वचन पत्र के रूप में जारी प्रतिभूति रहित अल्प अवधि के प्रपत्र होते हैं। जमा प्रमाण पत्र एक विशिष्ट प्रकार का मुद्रा बाजार होता है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे बैंक अपने पास जमा की गई मुद्रा के संबंध में जमाकर्ता को जारी करता है कि आपने हमारे पास में पैसा जमा किया है, और वो जमाकर्ता को जारी कर देता है। आपने हंसल मेहता का वो शो देखा है क्या, जिसमें 1991 स्कैम, उसमें दिखाते हैं ये डिपॉजिट वाला प्रपत्र का खेल, किस प्रकार से चूना लगाया गया था आरबीआई को और बैंकों को उस समय। तो ये जो जारी करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको कहा जाता है, तो ये जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कम से कम 1 लाख का निवेश आवश्यक है, जिसके पश्चात इसके गुणक में यह जारी किया जा सकता है। यह भी अल्प अवधि का ही प्रपत्र होता है। कॉल मनी ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी के शर्त पर प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग बैंक के आपसी लेन देन में होता है, जैसे एसबीआई है और पीएनबी है, एसबीआई है और पीएनबी है ना। तो ये दोनों बैंक जो हैं आपस में लेन देन को लेकर कॉल मनी का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे के लिए होता है, 24 घंटे का ही होता है मुख्य रूप से, उसे भुगतान हो जाता है इसका। अगला सवाल है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है और ये फिर से सोचने वाला ही सवाल है कि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। मौद्रिक नीति 2 प्रकार के, मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार का, पहला होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वो क्या क्या करेगा, लूज के लिए क्या क्या करेगा। देखिए सवाल पूछा गया प्रसारवादी, यानी कि मार्केट में मनी को, सप्लाई को बढ़ाना है आरबीआई को, तो उसके लिए पूछा गया क्या नहीं करेगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या नहीं करेगा। तो क्या करेगा उसको हटा लेते हैं। एसएलआर को घटाकर, एसएलआर घटाना तो मनी मार्केट में सप्लाई को बढ़ा देगा, ये तो सही हो जाएगा, ये तो आंसर होना ही चाहिए। सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, यानी कि एमएसएफ को बढ़ाना। एमएसएफ क्या होता है, तो वो एक रेट होता है जिस पर बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो आरबीआई से ऋण लेते हैं। तो एमएसएफ को अगर बढ़ा दिया जाएगा, बैंक के रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो बैंक ऋण लेंगे कि नहीं लेंगे, ऋण नहीं लेंगे। अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक ऋण अगर नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा पैसा,
यानी कि ये तो कर सकता है क्योंकि इससे पैसा रुक रहा है, जबकि यहाँ पर पैसा बढ़ाना था, प्रसारवादी का मतलब बढ़ाना, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला को काटते हैं, एलिमिनेट करते हैं, पहला को अगर हम काटेंगे तो पहला को काटेंगे तो ही आंसर निकल रहा था केवल 2। बैंक दर को घटाना, रेपो दर को भी घटाना। रेपो दर, बैंक दर, आरआर, ट्रिपल आर, ये सब जितने भी होते हैं इन सभी को अगर घटाया जाता है तो मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसको प्रसारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है। और अगर मार्केट से पैसे को कम करना है, घटाना है मार्केट से पैसे को, तो इन सभी जो दर होते हैं जिसको आरआर, ट्रिपल आर, एमएसएफ इन सब कहा जाता है, इन सभी में हम लोग क्या कर देते हैं, तो इन सभी में हम लोग बढ़ोतरी कर देते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मान व आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण कहलाता है। जब देश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे मुद्रे का अवमूल्यन हो गया है, पैसे का भी अवमूल्यन हो गया है, भारत में पैसा गिर गया है, तो आरबीआई भी कौन से प्रकार की मुद्रा नीति अपना सकती है, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे मार्केट में पैसे का सप्लाई कम हो जाए। अगर किसी चीज़ का सप्लाई हम लोग कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और अगर हम लोग सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर पैसे का अवमूल्यन हो रहा है तो आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मार्केट से पैसा खींच लेगा और डॉलर डाल देगा, जिससे पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी कंपेयर करेंगे तो। इसी को कहा जाता है मौद्रिक नीति का अलग अलग टूल। और ठीक अपोजिट हो कि मार्केट में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन ना हो तो मनी का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है मार्केट में, जिससे थोड़ी बहुत महंगाई आ जाए। महंगाई थोड़ी बहुत रहनी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है अच्छी से। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले से सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अब शब्दावली कठिन है, इसे मास्टर क्या कर सकता है, एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, 69 का पेपर देखिएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ भी संभव हो। थैंक यू सो मच।